हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। लास्ट क्लास में हमने कोठारी आयोग के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम लोग मुदालियर आयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है वो क्या है, उसके बारे में आज हमें डिटेल से पढ़ना है। ये जो है आप लोगों की सेकंड यूनिट है और पेपर भी कौन सा आपका सेकंड ईयर बीएड फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। इससे पहले आप लोगों को पता है कि मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कोठारी आयोग जो है आ चुका है। कोठारी आयोग की कमियों को दूर करने के लिए एक नए नीति की जरूरत पड़ी जिसे बोला गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई और ये एक ऐसी शिक्षा नीति बने जो 21वीं सदी का भारत तैयार करे। इसके लिए जो है इस शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। यह शिक्षा नीति जो थी इसने अलग अलग पहलुओं पर कार्य किया है और जो अपने सुझाव है वो इस शिक्षा नीति ने दिए हैं। आज हम उन्हीं की बात करते हैं कि वो क्या क्या सुझाव इस शिक्षा नीति के द्वारा दिए गए। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक दस्तावेज जो है वो तैयार किया गया और ये दस्तावेज जो है 12 भागों के अंदर क्या है, विभाजित है। इसमें कुल 12 भाग इन्होंने बताए हैं। उन 12 भाग पर क्या क्या रखा गया है वो बात करते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है प्रस्तावना का। प्रस्तावना में बताया कि किसी भी देश को आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए जो सबसे जरूरी है वो क्या है, वो शिक्षा है जिसके सभी वर्गों क्या पहुंच सकता है, लाभ पहुंच सकता है। ठीक है, सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए। भारतीय शिक्षा आज एक ऐसी जगह आकर के खड़ी है जहां पर देश की परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है और देश की जनसंख्या तेजी से क्या कर रही, बढ़ रही है, जिससे लोकतंत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या हो रही है, समस्या आ रही है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधनों की कमी होगी तो समस्या जो है सरकार के सामने होगी। ठीक है, और इसके अलावा भविष्य में अनेक समस्याओं का सामना करना होगा और नई चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताओं ने सरकार के लिए यह जरूरी कर दिया कि वो एक नई शिक्षा नीति जो है लेकर के आए जिससे कि 21वीं सदी का नया भारत तैयार हो सके। ठीक है, दूसरे भाग में क्या कहा गया, दूसरा जो भाग है इसका, उसमें कहा गया कि शिक्षा का सार और भूमिका। ठीक है, कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य क्या है, एक जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, सभी व्यक्ति क्या होनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और शिक्षा के द्वारा मनुष्य जो है मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक और लोकतंत्रीय गुणों का जो है विकास कर सकता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो समाज और राष्ट्र के हित में सोच सके। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी में खंड 2 में और क्या बातें की गई। खंड 2 में कहा गया कि शिक्षा मनुष्य में स्वतंत्र सोच और चिंतन का विकास करते हैं। मनुष्य आजाद तरीके से हो सकता है। मनुष्य के अंदर भाईचारे की भावना, धर्मनिरपेक्षता की भावना, समाजवाद, न्याय करना, समानता का अधिकार दिलाना, ये सब भावना जो है मनुष्य के अंदर स्थापित होगी अगर उसके पास क्या है, एजुकेशन है, उसके पास शिक्षा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया, राष्ट्रीय प्रणाली। खंड 3 है नेशनल सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जो पूरे देश में जो है एक समान तरीके से लागू किया जाए। ठीक है, शिक्षा के द्वारा सभी के लिए जाति, धर्म व लिंग में भेदभाव के बिना समान रूप से खुले। ठीक है, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था में लोग बनाए जिसके द्वारा सभी के लिए खुले हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, मेल हो, फीमेल हो, सभी के लिए क्या एजुकेशन क्या हो, समान रूप से लागू की जाए। ठीक है, और शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली से तात्पर्य एक ऐसी संरचना स्थापित करना जो संपूर्ण देश में लागू हो सके। और ये जो शिक्षा नीति थी 1986 की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इन्होंने 10+2+ शिक्षा की जो संरचना है उसको स्वीकार किया और इसको लागू करने की जो पेशकश की। इसके अंदर इन्होंने बताया कि पहले जो 10 वर्ष की जो शिक्षा होगी वो कैसी होगी, वो बेसिक शिक्षा होगी, जिसमें पहले के 5 वर्ष किसके हैं, प्राथमिक शिक्षा के हैं। अगले जो 3 वर्ष है वो उच्च प्राथमिक शिक्षा के हैं। उसके बाद के 2 वर्ष जो है वो हाई स्कूल के रहेंगे और उसके बाद के जो 2 वर्ष है वो इंटरमीडिएट के रहेंगे और बाद के 3 वर्ष जो वो क्या रहेंगे, वो आपके ग्रेजुएशन के रहेंगे, वो स्नातक के रहेंगे। ठीक है, जैसा आप लोग पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो 10+2+3, यानी कि पहले 10वीं तक के स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद +1 +2 के लिए हम लोग दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, या फिर हमारी जो ट्रेड है वो चेंज हो जाती है, कोई नॉन मेडिकल में चला गया, कोई कॉमर्स में, कोई आर्ट्स में, और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए हम लोग जो है अलग अलग स्ट्रीम चूज करते हैं। तो ये 10+2+3 की क्या ये शिक्षा प्रणाली है।
उसके बाद है प्रत्येक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर जो निर्धारित किया जाए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जो स्थापना की जाए जो युवा वर्ग, गृहिणियों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों आदि को अपनी पसंद व सुविधा के अनुसार शिक्षा जारी रखने के अवसर प्रदान कर सके। ऐसी शिक्षा जो है एक शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की जाए, ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट खंड नंबर 4 के अंदर क्या है? खंड 4 को अगर हम लोग देखें, खंड 4 में समानता के लिए शिक्षा। ठीक है, समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। समानता के लिए शिक्षा में क्या कहा गया कि नई शिक्षा नीति में असमानताओं को दूर करने की कोशिश की गई। जो चीजें की कमी रह गई थी पिछली शिक्षा आयोग के अंदर, उन्हीं की कमियों को दूर करने की कोशिश की गई, असमानताओं को दूर करने की कोशिश की गई है, जिसमें सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। महिलाओं की जो सिचुएशन है उसके अंदर क्या किया जाए? सुधार किया जाए, परिवर्तन किया जाए, और शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाए, और जिन कारणों से बालिकाएं अशिक्षित रह जाती है उन कारणों क्या किया जाए? उन कारणों का समाधान किया जाए, उन कारणों को दूर किया जाए। निर्धन परिवार के बच्चों को 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा देने के लिए क्या किया जाए? प्रोत्साहित किया जाए। अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास की जो सुविधा है वो दी जाए। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए स्कॉलरशिप की योजना भी होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा रोजगार गारंटी कार्यक्रम की व्यवस्था की जाए कि उनको शिक्षा देने के बाद क्या किया जाए? रोजगार भी दिया जाए। शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए विशेष स्कूल खोले जाए। ठीक है, और जैसे जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए स्कूल में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए कि उनके अंदर उनको आसानी से चढ़ने उतरने के लिए रैंप की सुविधा हो, ऐसी सुविधाएं जो स्कूलों के अंदर होनी चाहिए। सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट खंड 5 में क्या कहा गया कि विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। ठीक है, एजुकेशन को क्या किया जाए? रिस्ट्रक्चर किया जाए। एजुकेशन को फिर से क्या किया जाए? अलग अलग लेवल पर रिस्ट्रक्चर किया जाए कि शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों का पूरा सहयोग लिया जाए और शिशुओं की देखभाल करने वाली संस्थाएं तथा शिक्षा के केंद्र पूरी तरह बाल केंद्रित हों। ठीक है, कि जो हम लोग शिक्षा दे रहे हैं वो टीचर सेंटर ना हो करके चाइल्ड सेंटर है, कि बच्चा हर शिक्षा के अंदर क्या हो? भागीदार बने। ठीक है, और जितने भी जो लोकल बॉडीज है उनकी मदद इसके अंदर ली जाए ताकि हम लोग शिक्षा को जो है पुनर्गठन कर सके, शिक्षा को अच्छे से लागू कर सके। प्रारंभिक शिक्षा में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का प्रवेश तथा विद्यालय में रुके रहना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षण विधियां बाल केंद्रित हो, शारीरिक दंड न दिया जाए, आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना को लागू किया जाए, माध्यमिक स्तर पर विशेष योग्यता वाले बालकों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की जाए, और माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में विविधता को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अपने स्तर पर प्रयास करेगी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का पुनर्निरीक्षण नियमित रूप से किया जाए। ठीक है, यानी कि जो हम लोग एजुकेशन जो हम लोग चाह रहे हैं, जो पुनर्गठन चाह रहे हैं, उसके अंदर क्या हो? पहले तो कि सभी बच्चों के लिए क्या हो? 14 साल तक की एजुकेशन जो अनिवार्य रूप से वो बच्चों को दी जाए। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद सभी को जो समान रूप से अधिकार जो उसके अंदर दिए जाए, शिक्षा में गुणवत्ता आए, शिक्षण विधियां अच्छी हो। ठीक है, और ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को लागू किया जाए। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड क्या है? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में ये है कि सभी विद्यालय के अंदर जो जरूरी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए। सभी विद्यालयों में कम से कम क्या हो? 2 कमरे बने हुए होने चाहिए, बरामदा होना चाहिए, जो भी जरूरी चीजें हैं वो जो है स्कूल के अंदर होनी चाहिए, अगर मैं ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की बात करूं। ठीक है, उच्च शिक्षा नियोजन व उच्च शिक्षण संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए शिक्षा परिषदें बनाई जाएगी, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा के स्तरों पर निगरानी रखने के लिए समन्वय पद्धतियां बनाएगा। शिक्षण विधियों को बदलने के लिए प्रयास किए जाएंगे, अनुसंधान करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, और उच्च शिक्षा में अधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से खुले विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अगर हम कॉलेज लेवल पर बात करें, अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पर बात करें, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो वो आगे आए, नए नए अनुसंधान करने के लिए, शोध करने के लिए जो खर्च दें। ठीक है, और जो बच्चे जो है रेगुलर पढ़ाई न कर सके उनके लिए मुक्त विद्यालय जो वो खोले जाए, ओपन यूनिवर्सिटी जो उनके लिए खोली जाए। नेक्स्ट है खंड 6। खंड 6 में क्या किया गया? तकनीकी शिक्षा तथा प्रबंध शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। टेक्निकल एजुकेशन जो है
वो इस तरीके से दी जाए कि वो ग्रामीण इलाकों तक भी जो है तकनीकी शिक्षा जो है पहुंच सके, तकनीकी शिक्षा की जरूरत जो है ग्रामीणों तक भी पहुंच सके। और इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए सरकार को जो है पॉलिटेक कॉलेज की स्थापना की जाए, बीटेक कॉलेज की स्थापना की जाए, तकनीकी अच्छे कॉलेजों की स्थापना जो है की जाए, और महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग और विकलांगों के लिए भी तकनीकी शिक्षा की जो है उचित व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो ये अलग अलग खंड बना करके उन्होंने बताया है कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है खंड 7, शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था को जो है लागू कैसे किया जाए उसके ऊपर। शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी अध्यापकों की जवाबदेही जो है वो क्या की जाए, निश्चित की जाए। ठीक है, सभी अध्यापकों की जवाबदेही तय हो कि उन्होंने क्या कार्य किया, उसकी जवाबदेही तय हो। अध्यापकों के लिए उत्तरदायित्व, छात्रों के लिए सही आचरण पर बल, शिक्षण संस्थाओं को अधिक सुविधाएं देना, राज्य स्तर पर तय किए गए मानकों को अनुसार शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो अध्यापक जो कार्य कर रहे हैं उनकी जवाबदेही तय हो, बच्चों के प्रति प्यार से रहे, सभी सुविधाएं जो है सरकारी स्कूलों में या फिर निजी स्कूलों के अंदर जो दी जाए। उसके अलावा जो राज्य सरकार ने जो मानक तय किए उन मानकों के आधार पर ही क्या किया जाए, कार्य किया जाए, ताकि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम वो क्या किया सके, लागू किया जा सके, जो हमने नई पद्धति जो अपनाई है। नेक्स्ट है खंड 8, 8वें भाग में क्या है, शिक्षा की विषय वस्तु प्रक्रियाओं को नया मोड़ देना। नया मोड़ कैसे दोगे आप लोग, ठीक है, टू गिव द न्यू ट्विस्ट टू द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जाए, पुस्तकों की गुणवत्ता सुधारी जाए, छात्रों तक आसानी से पहुंचाई जाए, स्व अध्ययन करने और रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाए, पुस्तकालयों में सुधार और नए पुस्तकालयों की स्थापना की जाए। ठीक है, यानी क्या है कि गुणवत्तापूर्ण जो पुस्तकें लेकर के हम लोग आए और बच्चों तक उनको आसानी से पहुंचाया जाए, नए नए विद्यालय, नए नए पुस्तकालय खोले जाए, पुस्तकालयों के अंदर अच्छी अच्छी किताबें हों, बच्चे रचनात्मक कार्य जो कर सके, क्रिएटिव माहौल जो बच्चे को वो दिया जाए। सूचनाओं के प्रसारण में कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूक करने में, मूल्यों का विकास करने में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए, कार्य अनुभव को सभी स्तरों पर शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाए, वातावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, इसके लिए विद्यालयों में उचित व्यवस्था करने के लिए कहा जाए, और गणित को समझने, विश्लेषण तथा तार्किक तालमेल के प्रशिक्षण का साधन समझा जाए, विज्ञान शिक्षा के द्वारा बालकों में जिज्ञासा, सृजनशीलता और वस्तुनिष्ठता योग्यताएं विकसित की जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किस सब्जेक्ट से हमें क्या मिलता है, उन सब का जो है विकास जो बच्चे के अंदर किया जाए। जैसे बच्चा अगर विज्ञान पढ़ता तो विज्ञान में जिज्ञासा बच्चे के अंदर होनी चाहिए, विज्ञान जब पढ़े तो क्या होगा, आगे कैसे होगा, वो सब बातें जो बच्चा पूछे। गणित को जो है समझे, गणित का सिर्फ जो है गणित का दबाव ना माने, मैथ को समझे कि मैथ कब और कहां पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है, मैथ के पीछे का लॉजिक जो है वो क्या है। ठीक है, बच्चे के कार्य अनुभव को क्या किया जाए, प्राथमिकता दी जाए, यानी कि बच्चा करके सीखे, ऐसा कुछ जो हम लोग बच्चे के लिए करें। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, और क्या क्या कहा गया देखो, और कैसे इसको पुनर्गठित कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा, खेलकूद शिक्षा के अधिगम के अभिन्न अंग बनाए जाए कि, और किसको इंप्लीमेंट किया जाए, शारीरिक शिक्षा को, इनको भी मूल्यांकन में शामिल किया जाए। किसको, शारीरिक शिक्षा को। जब हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं तो बच्चे की शारीरिक शिक्षा भी इसमें शामिल हो। परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जाए जिससे कि मूल्यांकन की वैध तथा विश्वसनीय प्रक्रिया उभर सके। ठीक है, विश्वसनीय प्रक्रिया का मतलब क्या, मूल्यांकन की अगर आप किसी से भी मूल्यांकन कराएं, मूल्यांकन में जो आपका जो स्कोर आया है वो क्या रहे, वो सेम रहे, उसमें कोई बदलाव ना रहे, तभी आपका मूल्यांकन क्या है, विश्वसनीय है, वैध है। ठीक है, नेक्स्ट अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाए। अंकों से क्या होता है, बच्चे में क्या होता है, तुलना की भावना आती है, तो बच्चों में अंक के बजाय क्या दिया जाए, ग्रेड प्रक्रिया को जो हो वो अपनाया जाए। नेक्स्ट खंड 9 में अध्यापक के बारे में बताया गया है कि अध्यापक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर टीचर की बात करें तो टीचर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अध्यापक के वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार किया जाए। क्या क्या अध्यापक के लिए सेवा शर्तें रहेगी, क्या क्या वेतन रहेगा, ठीक है, जिससे प्रतिभाशाली और जो योग्य जो व्यक्ति है वो टीचिंग के प्रति क्या हो, अट्रैक्ट हो, और ऐसे जो है कार्य जो सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। किसके लिए, अध्यापकों के लिए। संपूर्ण देश में एक समान वेतन तथा सेवा शर्तों
का प्रयास किया जाए, अध्यापक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा, ईमानदारी तथा मर्यादा के संबंध में अध्यापकों को सार्थक भूमिका अदा करनी चाहिए, अध्यापकों को रचनात्मक और सृजनात्मक दिशा में प्रोत्साहित करने तथा परिस्थितियों के अनुसार तैयार करने के लिए सरकार को समुचित प्रयास करने चाहिए। ठीक है, तो अध्यापक को हम लोग कैसे बना सकते हैं, अध्यापक के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी जो शर्तें हैं जॉब करने की वो साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें रहेगी, उसके वेतन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो टीचर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए ताकि अच्छे लोगों को हम लोग चुन सके। ठीक है, टीचर को क्रिएटिव और बनाने के लिए सरकार ने जो समय समय पर जो ट्रेनिंग देनी चाहिए, अच्छे ट्रेनिंग स्कूलों का जो स्थापना करनी चाहिए टीचर के लिए, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, खंड 10 शिक्षा का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन का अब मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। शिक्षा की योजना एवं प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाएगी, दीर्घकालीन योजना बनाने, विकेंद्रीकरण व शिक्षण संस्थाओं में स्वतंत्रता की भावना का विकास करने, योजना व प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी, उद्देश्य व मानकों के संबंध में उत्तरदायित्व, इस परिवर्तन में मुख्य बिंदु होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा, जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए जो शिक्षा के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी। यानी कि एजुकेशन को हम लोग कैसे मैनेज करें, इसके लिए क्या किया जाए कि जो हम लोग योजना बना रहे हैं वो योजना क्या होनी चाहिए, वो दीर्घकालीन होनी चाहिए, वो योजना ऐसी हो जो लंबे समय तक चल सके। ये ना हो कि योजना को कुछ समय में बदल दिया जाए। उस योजना के अंदर महिलाओं की भी क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, महिलाओं को भी उसके अंदर क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा भारतीय लेवल पर यानी कि नेशनल लेवल पर भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए, राज्य लेवल पर राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया जाए और जिला लेवल पर जिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए जो शिक्षा का क्या कर सके, मैनेजमेंट कर सके, जो शिक्षा की देखभाल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट खंड 11, 11वें भाग में क्या कहा गया, संसाधन और समीक्षा। ठीक है, संसाधन और समीक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने के लिए क्या होना चाहिए, अब हमारे पास पैसा होना चाहिए, उसके रिसोर्सेज और उसके रिव्यू क्या है, लागू करने, उसको क्रियान्वयन करने के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी और प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए अनुमानित धनराशि की व्यवस्था दान, उपहार, शुल्क आदि से की जाएगी। ठीक है, यानी कि अब इतने कार्य तो हमने बता दिए, इसका रिव्यू, इसको रिसोर्सेज क्या रहेंगे इस कार्य को लागू करने के लिए, तो क्या होगा, इसके लिए आपको बहुत से पैसे की जरूरत पड़ेगी जिसकी व्यवस्था आप लोग कहीं से दान मिले, आपको उपहार मिले, या फिर कहीं से आपके पास फीस आ रही है, शुल्क आ रही है, उससे क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें लागू की जा सकती है। इसके अलावा 8वीं पंचवर्षीय योजना से शिक्षा में राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक निवेश किया जाएगा, ऐसा सुझाव दिया गया। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद शिक्षा नीति की समीक्षा की जाएगी और समय समय पर उभरती हुई प्रवृत्ति को जानने के लिए मूल्यांकन भी किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 6% तुम लोग हमारे बजट का जो शिक्षा के ऊपर जो है वो लागू करें और इसके अलावा हमें कहीं से दान मिले, कहीं से शुल्क मिले, वो भी हम लोग क्या करें, एजुकेशन के ऊपर अप्लाई करें। लास्ट पॉइंट है खंड नंबर 12, क्या है, भविष्य। हम लोग कैसा भविष्य जो इसका देख रहे हैं कि इसमें यह विश्वास किया गया कि भविष्य में हम 100% साक्षरता का लक्ष्य जो है प्राप्त कर लेंगे तो हमारे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति श्रेष्ठतम व्यक्तियों में सम्मिलित होंगे। ठीक है, यानी कि इसी सोच के साथ जो है, इसी भविष्य को देखते हुए इस एजुकेशन पॉलिसी की स्थापना की गई कि भविष्य में 100% साक्षरता जो है भारत के अंदर होगी। ठीक है, अब ये तो इन्होंने 12 जो है सुझाव दिए हैं, 12 खंड में इसको बांटा है। अब क्या किया गया, पहला ऐसा आयोग था या फिर पहली ऐसी शिक्षा नीति थी जिसने ये भी बताया कि इन सबको अप्लाई कैसे करना है। ठीक, उन्होंने सिर्फ सुझाव ही नहीं दिए, अब तक जो भी आयोग आया उसने सिर्फ सुझाव दिए, लेकिन ये आयोग ऐसा है जिसने क्या किया, जिसने सुझाव के साथ साथ ये भी बताया कि इनको अप्लाई कैसे करना है। तो अब उन्हीं के ऊपर बात करते हैं कि अप्लाई कैसे किया जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को। अब देखो 1986 का दस्तावेज की कार्य योजना, उसकी कार्य योजना को जो है मई 1986 के अंदर क्या गया था, इसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा की गई थी और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना नामक दस्तावेज जो है प्रकाशित किया गया था।
ठीक है, नवंबर 1986 में जो कार्य योजना पूरी तैयार करके एक दस्तावेज तैयार किया गया था, और इस दस्तावेज में क्या क्या कहा गया है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया खंड 1 के अंदर, अब इसको भी इन्होंने अलग अलग पार्ट में बताया। सबसे पहले बताया कि पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, इसमें बालक के जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के आयु तक उसके स्वास्थ्य की देखभाल, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा में स्वास्थ्य एवं पोषण जोड़ने तथा इस संबंध में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था करने के लिए एक संकल्प लिया गया है। ठीक है, यानी कि जब से बच्चा स्कूल में जाए उससे पहले उसकी शिक्षा को कैसे रखा जाए, उसका पोषण कैसे किया जाए, उसके लिए भी क्या हो एक बजट रखा जाए। जिस तरीके से आंगनवाड़ी जो है वो क्या होती है, वो आप लोगों का पूर्व बाल्यावस्था जो है वहां पर शिक्षा प्रदान करती है। तो ये कहा गया है। खंड 2 दूसरा पार्ट क्या है कि प्राथमिक शिक्षा के अंदर दूसरे भाग में क्या कहा गया कि प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो है जगह दीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मैंने अभी आपको बताया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था कि प्राथमिक शिक्षा को सरल सुलभ बनाने के लिए प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल हो और प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च प्राथमिक स्कूल हो। क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आते हैं जब आप लोग कोई भी टेट का एग्जाम देते हो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार कितने किलोमीटर के दायरे के अंदर बच्चे के घर से कितने किलोमीटर के दायरे के अंदर एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना होनी चाहिए, कितने किलोमीटर होनी चाहिए एक में, और माध्यमिक स्कूल यानी कि उच्च प्राथमिक स्कूल की जो स्थापना है वो आपके 3 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना भी प्रस्तुत की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में इतना ही है कि विद्यालय को मिलने वाली सभी सुविधाएं जो है हमें प्रदान करनी चाहिए। ये देखो कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े कमरे, ये आप लोगों का छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो क्या है। कि कम से कम 2 बड़े कमरे, एक बरामदा, शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों जिनमें से जहां तक संभव हो एक महिला अध्यापिका हो, साथ ही विद्यालय में ब्लैक बोर्ड, नक्शे, खिलौने, चार्ट, उचित फर्नीचर, पठन पाठन की सामग्री का प्रबंध हो, और इस योजना को ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। ये आपके छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, जो आपका 3.5 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें अकेला पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें प्राथमिक विद्यालय के अंदर वो सभी सुविधाएं प्रदान करना जो विद्यालय चलाने के लिए जरूरी है। कमरे होने चाहिए, 2 टीचर होने चाहिए, बरामदा, शौचालय, पठन पाठन की सामग्री, वो सारी चीज विद्यालय के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा का प्रसार कैसे करें। ठीक है, कि इसमें माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यकता अनुसार माध्यमिक स्कूल खोलने, उनकी दशा सुधारने, गति निर्धारक, नवोदय विद्यालय एवं माध्यमिक स्तर पर मुक्त शिक्षा की व्यवस्था कराने की योजना प्रस्तुत की है कि नवोदय विद्यालय खोले जाए। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर मुक्त शिक्षा की व्यवस्था कराने की योजना जो प्रस्तुत की गई है, माध्यमिक शिक्षा का प्रसार भी जो है यहाँ पर किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद पार्ट 4 में। पार्ट 4 में क्या कहा गया कि शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का कॉमर्शियलाइज किया जाए, कि शिक्षा के कार्य अनुभव पर बल देने पर 10+2 स्तर पर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने तथा पिछड़े बालकों के लिए विशेष व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने की योजना जो प्रस्तुत की गई है। कि जो आप लोग जो एजुकेशन दे रहे हैं वो एक वोकेशनल एजुकेशन भी आपको होनी चाहिए, व्यावसायिक भी होनी चाहिए, ताकि बच्चा +2 करने के बाद अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए और इसके लिए बड़े बड़े संस्थान भी क्या है खोले जाए। जैसे आप लोगों का ITI है या फिर आप लोग के जो वोकेशनल कोर्स होते हैं कुछ कई जगह पर +1 के बाद, तो वोकेशनल कोर्स में भी एडमिशन होता है। नेक्स्ट खंड 5 उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने, छात्रों के प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजन कराने, पाठ्यक्रमों में सुधार करने, उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने तथा योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करने की रूपरेखा जो प्रस्तुत की गई है। ठीक है, उस हायर एजुकेशन के लिए सब बातें इन्होंने बताया कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। इसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छात्रों के लिए एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है, योग्य टीचरों की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। छठे पार्ट में दूरस्थ शिक्षा तथा खुला विश्वविद्यालय,
कि इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों को विस्तार देने और नए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है कि जो नई नई जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो खोली जाए, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है इसी के बाद खोली गई थी, इसी के तहत खोली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 7वें पार्ट में क्या बताया गया कि ग्रामीण संस्थान तथा विश्वविद्यालय रूरल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज कि केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद का गठन करने, ग्रामीण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन करने तथा कुछ संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है कि कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनको क्या किया जाए, स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है, तो उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि हम कैसे करने वाले हैं। खंड 7 के अंदर खंड 8 में प्रबंधन तथा तकनीकी शिक्षा, मैनेजमेंट और टेक्निकल एजुकेशन कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों को मजबूत करने तथा कुछ तकनीकी संस्थानों एवं प्रबंध शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने और इस क्षेत्र में सतत शिक्षा की व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की गई है। भाग 8 के अंदर इन्होंने बताया कि टेक्निकल एजुकेशन को कैसे लागू किया जाएगा। ठीक है, कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राज्य के जो शिक्षा तकनीकी शिक्षा बोर्ड है उनको मजबूत करेंगे हम लोग, और कुछ ऐसे बोर्ड होंगे जिनको हम लोग जो है इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे, जो तकनीकी शिक्षा के अंदर अच्छा कार्य कर सकेंगे। नेक्स्ट 9वां पार्ट है प्रणाली का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम। इसमें शिक्षण संस्थानों के प्रशासन, शिक्षकों के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने, शिक्षकों तथा छात्रों की कार्य प्रणाली में सुधार करने तथा शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन के संबंध में रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। खंड 9 में बताया गया है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रशासन और शिक्षकों के लिए शैक्षिक योग्यता के बारे में इन्होंने निर्धारण किया है कि किस तरीके से शिक्षण संस्थाओं के अंदर क्या होगा, मूल्यांकन किया जाएगा। वो सब बातें 9वें भाग में बताई गई है। नेक्स्ट है रोजगार की उपलब्धता कि रोजगार कैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू करना निश्चित किया गया है। क्षेत्र विशेष के रोजगार प्राप्त करने के क्षेत्र विशेष के राष्ट्रीय परीक्षण में पास होना आवश्यक होगा। एक जो ऐसे आप लोगों को रोजगार मेले लगते हैं कि ऐसे ऐसे रोजगार मेले यहाँ पर लगाए जाएंगे अलग अलग क्षेत्र के अंदर, ताकि लोगों को रोजगार की जो व्यवस्था है वो की जा सके। 11वें भाग के अंदर शोध तथा विकास, नए नए शोध किए जाएंगे, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को व्यापक करने, शोध केंद्रों में सुधार करने, शोध हेतु प्रतिभाओं को खोजने तक कार्य शिक्षकों के अनुसंधान के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, ताकि नई नई खोज की जा सके, नए नए शोध किए जा सके, इसके लिए जो अलग अलग अवसर जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर जो उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है खंड 12 के अंदर सतरी शिक्षा, महिलाओं के एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, स्कूलों महाविद्यालयों खोलने, बालिकाओं के लिए अलग से, बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने और महिला शिक्षिकाओं को नियुक्ति में वरीयता देने की योजना जो है प्रस्तुत की जाएगी। जैसे मदर टीचर को जो है प्राथमिकता दी जाती है कुछ जगह पर, तो मदर टीचर यानी कि महिलाओं को जो है नियुक्ति के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अलग से महिलाओं के लिए जो हम लोग विद्यालय और विश्वविद्यालय खोलेंगे। नेक्स्ट 13वें भाग में क्या कहा गया कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के क्षेत्रों में विद्यालय खोलेंगे, उनके बालकों की छात्रवृत्तियां उपलब्ध करवाएंगे, छात्रावास की व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे और इन जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति करने में रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ठीक है, कि जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चों के लिए उन्हीं के क्षेत्र में स्कूल खोलेंगे। ठीक है, वहाँ छात्रावास की सुविधा होगी, छात्रवृत्ति की सुविधा होगी और उनके लोगों को जो है टीचर के लिए क्या होगा, टीचर बनाने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया की रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी। 14वें भाग में अल्पसंख्यकों की शिक्षा, देश के अंदर जो अल्पसंख्यक है उनकी शिक्षा के लिए कहा गया है कि अल्पसंख्यक के क्षेत्रों में स्कूल तथा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलेंगे, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और अल्पसंख्यक वर्ग की बच्चियों की शिक्षा व्यवस्था संबंधी योजना प्रस्तुत की गई है। ठीक है, कि अल्पसंख्यक के जो बच्चे उनको भी शिक्षा व्यवस्था जो है वो की जाएगी, उन्हीं क्षेत्र में विद्यालय जो है खोले जाएंगे। नेक्स्ट है 15वें भाग में विकलांगों की शिक्षा कि जिला स्तर पर विकलांगता जानकारी हेतु सेवाएं शुरू करने
और विकलांगों की शिक्षा उपयुक्त व्यवस्था करने की रूपरेखा जो प्रस्तुत की गई है कि विकलांगों के लिए किस तरीके के जो स्कूल है वो खोले जाएंगे, विकलांगों की शिक्षा का भी पूरा ब्यौरा जो है इस रूपरेखा के अंदर तैयार किया गया है। नेक्स्ट 16वें भाग में प्रौढ़ शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन में क्या कहा गया कि प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र और पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। जो प्रौढ़ लोग हैं, जो लोग बड़े हो चुके, जो पढ़ नहीं पाए, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था हमने की, उन लोगों को हम लोग साक्षर बनाने का पूरी कोशिश करेंगे। ये खंड 16 के अंदर कहा गया। खंड 17 स्कूल शिक्षा की विषय वस्तु, स्कूली शिक्षा की जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा की विषय वस्तु प्रक्रिया को सही प्रकार से चलाने के लिए राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार करने की बात कही गई है कि स्कूलों के अंदर अच्छी पुस्तकें हो, अच्छा पाठ्यक्रम हो। इसके लिए जो है खंड 17 के अंदर बताया गया है कि राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार करने की बात कही गई है। नेक्स्ट खंड 18 परीक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन, किस तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें कक्षा 10 व कक्षा 12 के अंत में बाह्य परीक्षा कराने और सतत मूल्यांकन कराने और कृपांक प्रणाली अपनाने, नकल विरोधी कानून बनाने की योजना जो प्रस्तुत की गई है कि किस तरीके से जो परीक्षा ली जाएगी 10वीं क्लास के बच्चों को, 12वीं क्लास के बच्चों को किस तरीके से नकल विरोधी कानून बनाए जाएंगे। उन सब बातों के बारे में बताया कि वो सब जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 किस तरीके से कार्य करेगी। इन्होंने ये सुझाव भी दिए और साथ में यही बताया हम लोग कार्य किस तरीके से करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद खंड 19। खंड 19 में बताया गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा और युवा, इसमें शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलों को शामिल करने की बात की गई है कि सिर्फ युवाओं को पढ़ाया नहीं जाए, उनकी स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखा जाए, उनकी फिजिकल एजुकेशन का भी ध्यान रखा जाए। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए भी ये लोग कार्य करेंगे। नेक्स्ट है 20वां भाग भाषा, लैंग्वेज। भाषा के बारे में क्या कहा गया है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास करने तथा राष्ट्रभाषा हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही गई है कि हिंदी को जो पूरे देश के अंदर संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करेंगे, क्योंकि भारत जो है अपनी मल्टी लैंग्वेज को जो संसाधन के रूप में देखता है, ठीक, उसको समस्या के रूप में नहीं देखना, उसको संसाधन के रूप में देखना है। और हिंदी को जो संपर्क की भाषा जो है बनाने की बात कही गई है, राष्ट्रभाषा हिंदी को। खंड 21वें खंड में है सांस्कृतिक कार्यक्रम कि इसमें सांस्कृतिक कार्य क्षेत्रों को पाठ्य चर्चा में स्थान देने तथा महत्वपूर्ण अंग स्वीकार करने की बात कही गई है कि जिस तरीके से पाठ्य चर्चा के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो स्कूलों के अंदर जो करवाए जाएंगे ताकि संस्कृति को जो है बचाया जा सके। नेक्स्ट है खंड 22 दृश्य सर्वे सामग्री, बच्चों को पढ़ाने के लिए दृश्य सर्वे सामग्री यानी कि ऐसी सामग्री जो बच्चे देख भी सके और सुन सके, जैसे रेडियो जो है सर्वे सामग्री है, टीवी है दृश्य सर्वे सामग्री है, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाएगा। तो उन सब चीजों के प्रयोग के बारे में यहाँ पर बताया कि दृश्य सर्वे सामग्री हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है अगला भाग 23वां भाग अध्यापक तथा अध्यापक प्रशिक्षण। अध्यापक तथा अध्यापक प्रशिक्षण, अध्यापक की टीचर की ट्रेनिंग कैसे होगी कि अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए प्रत्येक जिले में जिला एवं प्रशिक्षण परिषद स्थापित करने, कुछ अच्छे कॉलेजों को शिक्षक शिक्षा कॉलेज तथा कुछ बहुत अच्छे कॉलेजों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों में समन्वित करने तथा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को स्वायत्तता देने की बात कही है। ठीक है, तो ये बात आप लोग कही किसके लिए, टीचर एजुकेशन के लिए। टीचर एजुकेशन के लिए अच्छे अच्छे जो कॉलेज है वो हम लोग खोलेंगे। ठीक है, जैसे अभी एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है मान्यता देती है टीचर किसी भी कॉलेज को खोलने के लिए, चाहे वो बीएड का है चाहे वो डीएड का है। ठीक है, नेक्स्ट 24 खंड 24 में क्या कहा गया, शिक्षा की व्यवस्था कि इसमें मानव संसाधन मंत्रालय को सुदृढ़ करने, प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने तथा शिक्षा का प्रबंध करने के लिए भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने और जिला शिक्षा परिषदों का गठन करने की योजना जो प्रस्तुत की गई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी को क्या करेंगे हम लोग मजबूत करेंगे। इसके लिए भारतीय शिक्षा सेवा शुरू की जाए, राज्य शिक्षा सेवा शुरू की जाए और जिला परिषद सेवा जो है वो शुरू की जाए, जिला शिक्षा परिषद सेवा शुरू की जाए। इन सब के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये थे कि क्या क्या तो उन्होंने सुझाव दिए और उन सुझावों को जो है किस तरीके से लागू किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं
इसी के अंदर कि इसके मूल तत्व क्या है, जो निचोड़ जो है ना, वो सारी बातों का निचोड़ क्या है उसके हम बात करते हैं कि मूल तत्व क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, और यही बातें जो है आपके एग्जाम में आती है। कोई भी टेट दे रहे हो आप लोग, सुपर टेट दे रहे हो, एससेट, रेट, सीटेट कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, कि पूरे देश के अंदर इन्होंने क्या लेके आए, 10+2+3 शिक्षा संरचना इन्होंने लागू की इसके द्वारा। प्राथमिक शिक्षा जो 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य उपलब्ध कराई जाएगी, ये इन्होंने कहा। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय पर रोक, फालतू के खर्चे जो है प्राथमिक शिक्षा के अंदर नहीं होने चाहिए। सतरी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सतरी निरक्षरता उन्मूलन और व्यवसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण पर बल दिया जाए। महिलाओं को आगे लेके आया जाएगा, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं को जो है तकनीकी तरीके से मजबूत बनाया जाएगा और उनको व्यवसाय की शिक्षा भी दी जाएगी। अल्पसंख्यकों शिक्षा, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको शिक्षा दी जाएगी गुणवत्तापूर्ण, और सामाजिकता की दृष्टि से विशेष ध्यान दिया जाएगा उनके ऊपर। विकलांगों की शिक्षा के ऊपर भी विशेष ध्यान इन्होंने दिया। गति निर्धारक विद्यालय प्रतिभाशाली बच्चों के विकास के लिए खोले जाएंगे। ठीक है, जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनके लिए गति निर्धारक विद्यालय, यानी कि जैसे नवोदय विद्यालय जो खोले जाते हैं, ठीक है, या फिर अभी जो है आरोही स्कूल खोले जा रहे हैं, तो वो क्या गति निर्धारक का काम करेंगे, जो अच्छे बच्चे उनकी स्पीड को और बढ़ाएंगे। उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, वोकेशनल कोर्सेज की शुरुआत की जाएगी। कार्य अनुभव को प्रत्येक स्तर की शिक्षा में अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग होगी। प्रौढ़ शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी, लोगों को गांव में जाकर के जो है वो पढ़ाया जाएगा ताकि 100% जो साक्षरता प्राप्त कर सके। ठीक है, अगले पॉइंट पर है कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का विकास किया जाएगा। तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा संस्थाओं को अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। शिक्षा के द्वारा मूल्यों का विकास किया जाएगा, शिक्षा के द्वारा जो अच्छे मूल्य जो सामाजिक है, धर्मनिरपेक्षता है, भाईचारा है, ठीक है, उन सब मूल्यों का विकास किया जाएगा। गणित व विज्ञान की शिक्षा के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा गणित और विज्ञान की शिक्षा के लिए। पुस्तकों में सुधार किया जाएगा, उनके लेखन में प्रोत्साहन, पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाएगी, पुस्तकों के अंदर चित्र दिए जाएंगे, अच्छी पुस्तकों का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। खेलकूद व शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए छात्रों को एनएसएस और एनसीसी की विंग जो है वो स्कूलों के अंदर खोली जाएगी। ठीक है, परीक्षा की प्रणालियों में सुधार किया जाएगा। शिक्षक का चयन योग्यता, वस्तुनिष्ठता तथा व्यवहारिकता के आधार पर किया जाएगा। अच्छे योग्य टीचर होंगे, वस्तुनिष्ठता यानी कि उनको किसी भी तरीके से परखा जाए तो उसी का सिलेक्शन हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता, और व्यवहारिक हो ऐसे टीचरों को जो है रखा जाएगा। शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% जो क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। ठीक है, नेशनल इनकम का 6% जो है शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। आगे देखा है, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा, टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे कि सभी को एक समान शैक्षिक अवसर जो उपलब्ध करवाए जाए। शिक्षा व्यवस्था को प्रभावशाली बनाया जाएगा और उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाएगा। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए भी बढ़ावा दिया जाएगा कि लोगों को बताया जाएगा कि उच्च शिक्षा जो आप लोग प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये सब बातें थी किसके लिए, ये सब तत्व थे, ये सब निचोड़ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का। ठीक है, अब अगर ये पॉलिसी आए हैं तो लोगों ने फिर क्या किया, इसका रिव्यू किया और इसके कुछ गुण निकाले कि क्या क्या इसकी खासियत रही है और कुछ दोष निकाले, क्योंकि हर चीज के क्या होंगे, कुछ ना कुछ उसके गुण होंगे तो कुछ ना कुछ उसमें कमियां भी रही होगी। तो लास्ट में आते हैं इनके गुण और इनकी कमियां कि इसके अंदर क्या क्या गुण थे और क्या क्या कमियां जो है इसके अंदर इस पॉलिसी के अंदर रह गई थी। ठीक है, देखो, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया इसके अंदर, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बजट का 6% व्यय करने की बात कही गई और लगभग 4% जो लोग हम लोग जो इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, पहली ऐसी शिक्षा नीति थी जिसमें इसको पूरी करने की योजना साथ में दी गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित शिक्षा संरचना 10+2 को पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया इन्होंने। प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गति निर्धारक विद्यालय खोले गए, एनवीएस जैसे स्कूल खोले गए। ठीक है, और ये आंकड़ा कोई जरूरी नहीं आपको याद रखना। ठीक है, कि ग्रामीण इलाकों में जो है अच्छे प्रतिभावान बालकों के लिए क्या खोले गए, एनवीएस जैसे स्कूल खोले गए।
इस नीति की घोषणा के बाद 1986 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, आगे ये सब इसके गुण हैं, इसी की वजह से खोले गए। शिक्षकों के संबंध में इन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति के बाद अन्य उनके वेतन बढ़ाए गए, सेवा शर्तों में सुधार किया गया। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 2011 तक 500, ये कोई जरूरी नहीं है, याद रखना आप लोगों के लिए आंकड़ा, लेकिन अच्छे शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अच्छे कॉलेजों की जो स्थापना वो की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परीक्षाओं का विश्वसनीयता तथा वस्तुनिष्ठ बनाने पर बल दिया गया। इस शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया, जिससे बिना किसी भेदभाव के शिक्षण सभी के लिए जो है सर्व सुलभ हो सके। ये सब जो है बातें कही गई किसके अंदर, 1986 की पॉलिसी के अंदर, ये सब जो उसके गुण रहे हैं। ठीक है, ये सब उस पॉलिसी के गुण रहे हैं। अब हम बात करते हैं इससे आगे, इसके जो है कुछ ना कुछ नुकसान भी रहे हैं। जो क्या नुकसान रहे वो हम लोग बात करते हैं। देखो क्या नुकसान इसके रहे हैं, इसके दोष भी बताए फिर लोगों ने कि क्या क्या कमियां थी इसके अंदर। कि शिक्षा की व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन की बात की गई, और प्रवेश के में शिक्षण संस्थाओं में एक बड़ी धनराशि लेने को शोषण कहा जाएगा या फिर सहयोग। ठीक है, कि जो कहा गया था कि इतनी बातें हमने जो बताई है उसके लिए किसी न किसी से पैसे की जरूरत होगी, तो वो आप लोग दान भी दे सकते हैं, शुल्क भी लगा सकते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया कि जो व्यक्तिगत जो कॉलेज है, जो निजी कॉलेज है, वो क्या कर सकेंगे, अब अपनी मर्जी से फीस ले सकेंगे। तो उसके ऊपर क्या है, वो बात गलत है। 100 वित्त पोषित संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया, इसमें उच्च शिक्षा महंगी हो गई तथा उच्च शिक्षा का स्तर भी गिर गया। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों को खोलने की जो अनुमति दे दी गई, जिससे प्राइवेट कॉलेज जो अपनी मर्जी की फीस लेने लग गए, तो जिसके मतलब क्या है कि जो शिक्षा थी वो क्या हो गई, महंगी हो गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों में जो भवन बनाए गए वो अच्छे नहीं बन पाए, उनका फर्नीचर अच्छा नहीं था, उनके अंदर घटिया क्वालिटी की जो चीजें जो वो लगाई गई थी। नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने के पीछे बच्चों को विकास के अवसर प्रदान करना था, परंतु ऐसा नहीं हो सका जिनके लिए वो विद्यालय स्थापित किए गए थे, इसलिए इसका लाभ जो नहीं ले पा रहे। 10+2 स्तर पर जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे उनमें संसाधनों व योग्य अध्यापकों की जो वो कमी रह गई। ये जो है 1986 की पॉलिसी की जो है कमियां हैं। ठीक है, और इस शिक्षा नीति में आंतरिक मूल्यांकन पर बल दिया, जिसके कारण छात्रों में शोषण को बढ़ावा मिला। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन को जो है बल दिया गया था। ठीक है, ये सब जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसकी कमियां, उसके दोष, वो सब हमने बातें कर ली। अब बात करते हैं कि इस शिक्षा नीति के कुछ ना कुछ प्रभाव भी रहे। ठीक है, तो इस शिक्षा नीति के प्रभाव क्या रहे, उन प्रभावों पर भी हम लोग बात करते हैं कि क्या प्रभाव रहे। देखो सबसे पहली बात क्या कही गई प्रभाव के बारे में, केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों ने शिक्षा पर खर्च किए जाने वाले बजट में वृद्धि कर दी। ठीक है, इस शिक्षा पॉलिसी के बाद अब राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने क्या किया, अपना एजुकेशन का जो बजट है वो बढ़ाना शुरू कर दिया गया इस पॉलिसी के बाद। दूसरा है कि शिशुओं की देखभाल तथा प्रारंभिक शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। देश में लगभग 13.5 लाख आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां स्थापित की जा चुकी है, इनसे लगभग 3.5 करोड़ बच्चे जो है लाभान्वित हो रहे हैं। इसी योजना से जो है ऐसा संभव हो पाया है। पूरे देश में जो है एक समान शिक्षा संरचना जो लागू हुई, कौन सी, 10+2+3। प्राथमिक शिक्षा का जो प्रसार है वो तेज हो गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से जो है 90% प्राथमिक स्कूलों की दशा जो है सुधर गई, उनके अंदर जो भी जरूरी चीजें थी वो आ गई। ठीक है, देखो जो कार्य किए ना उन्हीं की कमियां निकाल दो, वो उसके दोष हो गए। ठीक है, और जो कार्य किया उन्हीं की बातें बढ़ा चढ़ाकर कह दो, वो उनके गुण हो गए और वही उनके प्रभाव होते हैं। माध्यमिक शिक्षा का प्रसार हुआ, गति निर्धारक नवोदय विद्यालय जो वो खोले गए। ठीक है, सभी प्रांतों में 10+2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स की व्यवस्था की गई। शिक्षक शिक्षा की दिशा में सुधार हुआ। ठीक है, टीचरों के लिए अच्छे ट्रेनिंग स्कूल जो है वो खोले गए। ठीक है, अच्छे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की गई। उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रबंध शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर विकास किया गया। हर तरह की शिक्षा के ऊपर विकास पर ध्यान दिया गया। प्रौढ़ शिक्षा और सतत शिक्षा पाठ्यक्रम पर जो धनराशि खर्च की गई। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। शिक्षा नीति को मजबूत बनाने तथा शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित कर दी गई इसके द्वारा। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। अनुसूचित जाति की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया।
विकलांग बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोलने की स्थापना की गई। तो भाई ये जो बातें थी ये थे इसके प्रभाव। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो क्या क्या किया है आप लोग देख लेंगे। ये था हमारा आज का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो आपको जो पढ़ना है कि इसने क्या तो सुझाव दिए हैं, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में के सुझाव आपने पढ़े, ठीक है, उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा वो चीज आपने पढ़ी, ठीक है, उसके गुण आपने पढ़ लिए, दोष पढ़ लिए और प्रभाव पढ़ लिए, ठीक है, इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा ये भी आपने पढ़ लिया। तो ये बातें थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। ये आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में 16 नंबर का या फिर 14 नंबर का जो हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों को डिटेल से लिखना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप लोग किसी भी टेट के लिए पढ़ रहे हो तो आप लोग सिर्फ इसके जो है तत्व पढ़ लेंगे तो वही आपके लिए बहुत रहेगा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।